हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में। उसी सीरीज में हमारा आज का पेपर है जो कि आपके 5 मार्च 2019 शिफ्ट 2 का पेपर। स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। जैसा कि पता है 25 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। मीन, मोड, मीडियन, माध्य, माध्यिका, बहुलक का सवाल है। ये क्या कह रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। द मोड ऑफ द डेटा 26, 32, 26, 28, 26, 24, 31, 24 इज। आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? ये आंकड़े आपको दे रखे हैं। बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहां पर मैं देख सकता हूं 26 एक बार आया, एक बार आया, एक बार आया, टोटल 3 बार आया। 32 को देखूं तो वो तो कहीं है ही नहीं, एक बार ही है। 28 को देखूं वो भी एक बार ही है। 24 जो है एक बार है और एक बार 2 बार है। तो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? 26। तो इसका मतलब बहुलक क्या हो गया? 26। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आई थिंक बिल्कुल वही है, सरलीकरण का ही सवाल है। आपको कह रहा है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। कौन सा? छोटा। तो छोटा ब्रैकेट ये है, इसे सॉल्व करेंगे। 16/4 करूंगा, ये 4 देगा। फिर ये एक और छोटा ब्रैकेट है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो 4 × 4 करेंगे तो ये 16 देगा। फिर एक ही बड़ा ब्रैकेट जो है वो बच रहा है, तो 16/4 करूंगा तो 4 आएगा। तो ऑप्शन हम कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। तीसरा प्रश्न जो कि हमारे सामने है, जो कि नाव और धारा का सवाल है। अजय कैन रो हिज बोट इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अजय 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शांत जल में अपनी नाव चला सकता है। इसका मतलब x का मान हो गया हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। फिर आपको कह रहा है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय निकालना है, टाइम, जो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस क्या है? 30 किलोमीटर की, और स्पीड डाउन स्ट्रीम है, तो दोनों का योगफल हो जाएगी 6 और 4 10। आंसर आएगा 3 घंटे का, जो कि हम देख सकते हैं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। पाइप और सिस्टम का आपका सवाल है। मतलब नल और टंकी का एक इनलेट पाइप एक टैंक को भरने में 8 घंटे का समय लेता है। एक आउटलेट पाइप को खाली करने में 12 घंटे लगते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? An inlet pipe takes 8 hours to fill a tank and outlet pipe takes 12 hours to empty it. If both the pipes are opened simultaneously, in how many hours will the tank be filled? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये इनलेट हो गया और ये आपके आउटलेट वाला पाइप हो गया। इनलेट वाला कितने समय में? 8 घंटे में भर देता है और ये 12 घंटे में खाली कर देता है। दोनों एक साथ खोले जा रहे हैं, तो 8 और 12 का एलसीएम ले लूंगा तो वो आ जाएगा 24। 24/12 2, 24/8 3। टोटल काम है 24। दोनों ही कर रहे हैं साथ में, तो दोनों को लिख लेते हैं। ये भर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी प्लस में, ये खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी माइनस में। 3 में से 2 गया 1, 24/1 करूंगा 24 आएगा। तो आंसर होगा 24 आवर्स, 24 घंटे का समय लगेगा। किसमें? प्लस में आ रहा है इसलिए भरने में, माइनस में आता तो खाली करने में। चलिए, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इफ द प्रॉफिट मेड बाय अ मर्चेंट ऑन सेलिंग 45 मीटर ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। यदि एक व्यापारी द्वारा 45 मीटर कपड़ा बेचने पर प्राप्त लाभ 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है? 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मान लिया हमने 1 मीटर कपड़े का, यही तो 5 मीटर कपड़े का कितना? 5 से गुणा कर लेंगे।
ये बराबर है आपके किसके, 45 मीटर कपड़ा जो बेचा है उस पर होने वाले लाभ के। तो लाभ आपको पता है 45 मीटर कपड़े का कह रहा है, तो ये 45 मीटर कपड़े का प्रॉफिट हम 45 पी ही मान लेते हैं, इसको प्रॉफिट को पी से लिख लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कितनी बार गया, 9 बार। तो यहां से मैं देख सकता हूं प्रॉफिट और जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो क्या आ रहा है, उसका मैं रेशियो देख सकता हूं कि प्रॉफिट ये 1 हो गया एक तरह से, और सेलिंग प्राइस के लिए ये 9 हो गया। अब आपको परसेंटेज पूछ रहा है प्रॉफिट का, तो परसेंटेज प्रॉफिट का निकालना है तो हमें पता है कि प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 आएगा, ऊपर आएगा जितने का प्रॉफिट और प्रॉफिट कितने का, 1 का। नीचे आता है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे होगा, सिंपल सा लॉजिक लगाना आपको कि 9 रुपए में बेचा और 1 रुपया कमाया गया, तो 9 रुपए में बेचकर 1 कमाया गया तो लाया कितने में गया, 8 रुपए में। तो हमारा जो सीपी है वो 8 होगा। 1/8 का प्रतिशत में मान 12.5 होता है, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर 12.5% का लाभ होगा, और यही लाभ अगर आपको सेलिंग प्राइस पर पूछता तो हम नीचे 9 लिखते, लेकिन पूछा किसी पर नहीं है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है। तो 9 रुपए में बेचा और 1 कमाया तो लाया कितने में, 8 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 2 parallelogram stand on equal basis and between the same parallel then the ratio of their area is। दो समानांतर चतुर्भुज हैं जो कि समान आधारों पर है और एक ही समानांतर के बीच में खड़े होते हैं, तो उनके क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए जो लाइन लिखी हुई है यहां पर समान आधारों पर है और एक ही समानांतर के बीच खड़े होते हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि दोनों समानांतर जो चतुर्भुज हैं उसकी लंबाइयां आपस में बराबर है और चौड़ाइयां भी आपस में बराबर है। तो जब लंबाइयां और चौड़ाइयां दोनों ही आपस में बराबर है तो दोनों ही समानांतर चतुर्भुज बिल्कुल एक जैसे हो गए। तो जब दोनों ही समानांतर चतुर्भुज एक जैसे हैं तो उनका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो भी एक समान आएगा, और उनका रेशियो पूछा है तो रेशियो भी 1:1, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है देखिए, राजा राम परचेज्ड a certain amount of wheat if he sold 1/4 of the wheat at a profit of 12%, then the profit percent he needs to make on the remaining wheat to make an overall profit of 15%। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा है, यदि वह 12% के लाभ पर 1/4 गेहूं बेचता है तो 15% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष गेहूं पर कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त करना होगा। ठीक है, चलिए तो आपको कह रहा है कि 12% के लाभ पर 1/4 गेहूं बेचता है, तो 1/4 वो सोल्ड आउट करता है 12% पर, तो इसका मतलब मैं देख सकता हूं कि ये कितना 3, तो 3% हम कह सकते हैं। इस तरीके से जब किसी वस्तु को टुकड़ों में बेचा जाता है तब हम ये मेथड लगाते हैं, वही मेथड हम यूज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड मिश्रण विधि से भी कर सकते हैं। चलिए फिर कह रहा है कि 15% का कुल लाभ लेना है तो शेष गेहूं को, तो शेष कितना 1/4 चला गया, तो शेष कितना बचेगा 3/4, तभी 1 यूनिट होगी। उसको कितने प्रतिशत पर, x प्रतिशत मान लू मैं, तो ये कितना आ गया 3x/4। तो ये प्रॉफिट कुल मिलाकर प्रॉफिट कितना बोल रहा है 15% का, तो ये इन दोनों का टोटल 15% के बराबर सवाल कह रहा है। तो इस x का मान आपको निकालना है, निकाल लेते हैं। तो ये 3 + 3x/4 इक्वल्स टू 15%, तो ये 3 उधर जाएगा तो 15 में से 3 कम होगा 12 आ जाएगा। ये 3x/4 है, 3 से ये 12 जाएगा 4 बार, 4 का 4 से गुणा करोगे x का मान आएगा 16%, जो कि हम सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही कर सकते। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट अमोंग ऑल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, 8% डिस्काउंट ऑन MRP 400, 12% डिस्काउंट ऑन MRP 240, 7% डिस्काउंट ऑन MRP 500, 10% डिस्काउंट ऑन MRP
320। सिंपल है, निकाल लेते हैं। ए क्या है, 8% का डिस्काउंट है 400 पर, तो 8% का डिस्काउंट है 400 पर, इसका मतलब 8% कितना है इसका देख लो, तो ये है इसका 32 रुपए, तो ये तो 32 रुपए का डिस्काउंट है। चलिए दूसरा देख लो कितना डिस्काउंट है, 12% का डिस्काउंट है 240 पर, तो ये इसका 12% निकाल लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं, पॉइंट में आ रहा है वैसे तो ये लीजिए ये 6 और ये लीजिए ये 5, चॉइस का 6 से कर लेते हैं, तो 6 चौक चॉइस, फिर 6 का 2 से 12, और फिर हम देखेंगे ये 14 और ये 5, तो 5 से ये गया 2 बार 10 और ये 40 हुआ, तो 5 का 8 से हो गया 40, फिर 4 बचेगा तो 28.8। चलिए तीसरा कितना है देख लेते हैं, 7% है 500 पर, बिना लिखे भी हम निकाल सकते थे ये 7%, तो जो कि कितना आ रहा है 35। और चौथा अगर हम देखें तो चौथा क्या आपका 10% है 320 पर, तो 320 का 10% हम निकाल सकते हैं, जो कि हो रहा है 32। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा इनमें, सबसे बड़ा ये है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, 7% की छूट, जो कि किस पर है आपके 500 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, संजय scored 75 out of 150 marks in his mid-term exam and 105 out of 150 in his annual exam. The percentage increases in his marks is, संजय ने अपने मिड टर्म परीक्षा में 150 में से 75 प्राप्त किए और वार्षिक परीक्षा में 150 में से 105 प्राप्त किए, तो उसके अंकों में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है ये बताइए। चलिए देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं पहले 75 ला रहा था, अब 105 ला रहा है, तो पहले से कितने ज्यादा ला रहा है, प्रतिशत में पूछा है तो पहले तो 75 है, तो पहले से ही कंपेयर करना है। ठीक है, तो 75 से 105 पर पहुंच गया, मतलब कितने ज्यादा लेकर आ गया, 30 ज्यादा लेकर आ गया। ठीक है, 25 से गया 3, 25 से गया 4, 3 से ये गया 10, तो 40% पहले से मार्क्स ज्यादा ला रहा है, तो 40%, मतलब चौथा ऑप्शन हम कह सकते हैं सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां सवाल जो कि है हमारे पास एवरेज का क्वेश्चन है। क्या है सवाल देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वाज 64, लेटर इट वाज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वर मिसरीड एज 72, 58 एंड 44 इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल मार्क्स 64, 42 एंड 26 रेस्पेक्टिवली। What is the correct average of marks? एक परीक्षा में 42 छात्रों के औसत अंक 64 थे, बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंकों को क्रमशः 64, 42 और 26 के वास्तविक अंकों के बजाय 72, 58 और 44 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया है, तो सही औसत अंक क्या होगा। चलिए पहले कितना है, 42 स्टूडेंट्स का 60, तो हमें करेक्ट एवरेज निकालना है। पहले वाला 64 है, तो करेक्ट वाला या तो 64 से ज्यादा होगा या 64 से कम होगा। 64 का 64 तो होगा नहीं, अगर वही वापस आ जाए तो गलत और सही के एवरेज तो फिर एक ही बात होगी। अब आपको कह रहा है कि ये सही नंबर थे लेकिन गलती से ये नंबर ले लिए। क्या सही थे, 3 छात्रों के अंकों को क्रमशः 64, 42 और 26 के वास्तविक अंकों के बजाय, वास्तविक था 64, 42 और 26, इसके बजाय क्या ले लिया गया, 72, 58 और 44। तो देख लेते हैं टोटल लेना कितना था लेकिन लिया कितना। अगर और ज्यादा जोड़ने की जरूरत है तो करेक्ट एवरेज 64 से ज्यादा होगा, और अगर कुछ बाहर निकालने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है, तो करेक्ट एवरेज 64 से कम होगा। ये देखें हम कितना हो गया, ये हो गया आपके कितना 72 और ये हो गया आपके 80 और ये हो जाएगा 130 और ये हमारे पास हो गया कितना 174। ये कितना, इसको भी देख लेते हैं, ये हो गया 100, 120 के बाद में ये 130 और ये 132। चलिए 132 होना चाहिए था लेकिन 174 है, तो इसका मतलब डेफिनेटली जो करेक्ट एवरेज है वो 64 से तो कम होगा। ठीक है, चलिए तो अब कितना कम करना है वो देखो, कितना ये ज्यादा आ चुका है, 132 की जगह 174 है, तो कितना ज्यादा आ चुका है, तो हम कह सकते हैं ये आपके 42 ज्यादा आ चुका है, तो 42 कम कर लेंगे। और कितनों का है ये, 42 स्टूडेंट्स का ही है, तो
42 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो आंसर आपको दिख रहा है 63 होगा करेक्ट एवरेज जो है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है 11वां सवाल, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कॉर्न इज इंक्रीज देन इट बिकम्स 1.96 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया, ठीक है, देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय। यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो यह मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाता है, तो इसके आयतन में वृद्धि कितनी होगी बताइए। जैसा कि आपको पता है जो शंकु कोण होता है उसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 तो वैसे भी कांस्टेंट है, अचर है, नहीं बदलने वाला। ऊंचाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम मानकर चल रहे हैं ये भी कांस्टेंट है, नहीं बदलेगी। तो इसका जो वॉल्यूम है वो निर्भर कर रहा है सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर मतलब इसके आधार के क्षेत्रफल पर, जिसमें ये वृद्धि बताई गई है कि पहले से 1.96 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। तो एरिया जो है पहले का 1.96 गुना हो चुका है, तो जो इसका आयतन है वो पूरा का पूरा इसके एरिया क्षेत्रफल पर ही निर्भर करेगा। तो इसका मतलब जो अब इसका आयतन बढ़ जाएगा पहले से, यही पूछ रहा है कितनी वृद्धि हुई है, तो एरिया 1.96 टाइम्स हुआ है तो वॉल्यूम भी 1.96 टाइम्स होगा। तो पहले से परसेंटेज में कितना बढ़ जाएगा, 96% बढ़ जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जो कि डीआई का सवाल है। पहला क्वेश्चन आया है डीआई का, तो पूरी डिटेल में इसकी पढ़ लेते हैं। क्या है देखिएगा डिटेल इसकी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक तरह का पाई चार्ट है, ये इसका केंद्र हो गया और ये टोटल कोण जो है 360 डिग्री का होगा। परसेंटेज होता है तो 100% होता है। The pie chart given here shows the spending of a country on various sports during a particular year. Study the graph carefully and answer the questions given below it. यहां दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर देश के खर्च को दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए और अदर्स गेम्स के लिए यहां पर बता रखा है। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर बी 18,000 rupees, then the amount spent on cricket exceeds that on the football by in rupees. यदि वर्ष के दौरान खेल पर खर्च की गई कुल राशि 18,000 है, तो क्रिकेट पर खर्च की गई राशि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि से कितने रुपए अधिक है। तो देखिए टोटल जो है 360 डिग्री है, तो ये जो 360 डिग्री है ये रुपए में किसके बराबर है, 18,000 की। एक डिग्री किसके बराबर हो गया, 18,000 बटा 360। क्या हमें एक डिग्री का मान निकालना है, नहीं, हमें तो ये बताना है क्रिकेट पर खर्च की गई राशि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। क्रिकेट वाला कौन सा, सिल्वर वाला है 81, फुटबॉल वाला कौन सा है, रेड वाला 54। इनका डिफरेंस देख लो कितना है, बस उसी डिग्री का रुपए में मान निकालना है। तो देख लेते हैं, 54 है तो ये 6 होगा, तो ये 21 और ये 27 डिग्री हम कह सकते, ठीक है। तो ये 27 डिग्री हो गया, तो 27 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 27 हम मल्टीप्लीकेशन में लगा लेते, बस हो गया हमारा काम। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 18 से 36 दो बार, ये 1 0 से 1 0, फिर 2 इस 100 को काट देगा कितना, 50, 50 का 27 से गुणा करवाना है तो 0 तो पीछे आएगा ही, 27 का 5 से कर लेते हैं तो ये हो गया 100, 7 का 5 से 35, तो 135 ये आ रहा है। तो 1350 रुपए, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, एज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो देखिए, 5 years ago the ratio of the age of a father and his son was 5:3. Which of the following cannot be the ratio of their age after 10 years from now? ठीक है, 5 वर्ष पहले एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था। निम्नलिखित में से कौन सा अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता। एक बात हमें पता है कि जब कभी भी हम आगे बढ़ते रहते हैं समय में, तो जो अनुपात है वो कम होता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता नहीं है, अनुपात कम होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 5 वर्ष पहले बिफोर 5 years
रेशियो क्या था 5:3। ठीक है, तो 5 साल पहले 5/3 था। आज का रेशियो की बात करूं तो 5/3 से छोटा होगा रेशियो। हमें तो और भी आगे 10 साल जाना है, तो आज से भी छोटा रेशियो आएगा। तो आपको कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता जिसका मान 5/3 रेशियो से भी बड़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 5/3 के लिए अगर मैं देखूं तो 5/3 कितना होगा, अगर हम निकालें इसको तो 5/3 होगा आपके, ये जाएगा 3 से एक बार, फिर लगेगा पॉइंट, फिर कितना बचा 2, तो 20 हुआ, तो 3 से गया 6 बार 18। ठीक है, फिर से ये 2, तो फिर ये 6, इस तरीके से चलता रहेगा। अब ये कितना मान आ रहा है, 1.5 आ रहा है, तो 1.5 आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है क्योंकि मान कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें पूछ रहा है कौन सा नहीं हो सकता। चलिए, पहला तो नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन 8/7 देखूं तो मैं देखूं ये 7 से जाएगा एक बार, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 10 होगा, फिर से एक बार ही जाएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। 6/5 के बारे में बात करूं तो 6/5 अगर मैं देखूं तो एक बार जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 10 होगा, फिर ये 2 बार जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं है क्योंकि ये भी छोटा आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा जिसका मान बड़ा आएगा। 7/3 है तो 3 से 2 बार चला जाएगा, जबकि 1.66 से बड़ा आना ही नहीं चाहिए। 5 साल पहले 1.66 है, तो अभी और कम होगा, और 10 साल बाद तो और भी कम होगा। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन 7:3। उनकी आयु का अनुपात कभी भी नहीं हो सकता 10 साल बाद। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिख रहा है। In what time does money becomes double at simple interest rate of 12% per annum? 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर पैसा कितने समय में 2 गुना हो जाएगा? प्रिंसिपल क्या है पता नहीं, पी माना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% है। टाइम क्या है निकालना है। ठीक है, और अमाउंट क्या है, आपको बोल रहा है पैसा कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। हो जाना मतलब अमाउंट मतलब मिश्र धन, तो प्रिंसिपल P है तो इसका 2 गुना मतलब अमाउंट है 2P, मिश्र धन है P का डबल। तो फिर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा, वो P के बराबर ही होगा, क्योंकि 100 रुपए थे 200 रुपए हो गए तो ब्याज भी 100 ही मिला। 5 रुपए थे 10 रुपए हो गए तो ब्याज भी 5 ही मिला। P था 2P हो गया तो ब्याज भी P ही मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है। अब P और P बराबर, क्योंकि प्रिंसिपल के बराबर ही इंटरेस्ट है तभी तो डबल हो रहा है। अमाउंट जो है वो ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। ये चला गया 4 से, ये चला गया 4 से। 25/3 हमारा आंसर होगा, और 25/3 को हम क्या कह सकते हैं, ये आ जाएगा 8 16 24, 8 से 1/3, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर जो है, इफ 30 men can do a job in 30 days, find what part of the job can be completed by 1 man in 1 day. यदि 30 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तो ज्ञात कीजिए एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा हो जाएगा। वही M1 D1 H1 अपॉन W1 वाला हिसाब लगेगा जो कि हम पढ़ते हैं वर्क टाइम एंड वेजेस में। पहले वाले में मैन कितने हैं 30, टाइम कितना है 30 डेज। 30 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, काम मान लिया वो एक है। फिर कह रहे हैं एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में नंबर ऑफ आवर्स, घंटों की संख्या दोनों तरफ ही नहीं लेनी है, कितना काम कर लेंगे W2 आपको बताना। तो W2 हम देख सकते हैं 1 × 1 ये सारा W2 इधर आ गया, 3 का 3 से 9 और 00, तो 1/900 भाग वो कर लेंगे, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का क्वेश्चन है, देखिएगा। The ratio of the length of 2 trains is 6:5 and the ratio of their speed is 3:2. The ratio of time taken by them to cross a pole is. 2 ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 6:5 है और उनकी गति का अनुपात 3:2 है।
उनके द्वारा एक पोल को पार करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। चलिए, टाइम का रेशियो निकालना है। अगर आपको लंबाई का रेशियो दे रखा है और गति का रेशियो भी दे रखा है, पार किसे कर रहे हैं, एक पोल को। जैसा कि मुझे पता है, जब कभी भी कोई भी ट्रेन पोल को पार करेगी तो हमेशा क्या होगा, वो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहली वाली ट्रेन है, लेंथ का रेशियो है आपके पास 6:5, तो लेंथ कितनी हो गई, 6x और 5x। पहली और दूसरी के बारे में बात हो रही है, फर्स्ट और सेकंड है, ध्यान रखिए। फिर स्पीड के बारे में भी जानकारी है, फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या रेशियो है, 3:2, तो इसको मैं 3/2y कह देता। एक तरह से पहली ट्रेन की लेंथ आ गई, पहली ट्रेन की स्पीड आ गई, तो वो क्रॉस कर रही है किसे, एक पोल को। तो टाइम क्या होगा फर्स्ट वाली ट्रेन के लिए, तो फर्स्ट वाली ट्रेन के लिए टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस खुद की लेंथ के बराबर ही होगी क्योंकि पोल को पार कर रही है इसलिए। तो 6x अपॉन 3y। सेकेंड वाली ट्रेन के लिए अगर मैं टाइम देखूं उसी पोल को पार करने के लिए, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी, 5x, खुद की लेंथ के बराबर ही क्योंकि पोल को पार कर रही है, और स्पीड कितनी, 2। अब आपको ये रेशियो बताना है कि ये रेशियो इसके साथ कितना है, तो बता देते हैं 6x 3y अपॉन 5x 2y, यही तो बताना आपको। तो बस निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x से x गया, y से y गया, 6/3 है, 5/2 ऊपर जाकर 2/5 हो जाएगा। तो अब कुछ कैंसिल होने के लिए 3 से 6 दो बार, 2 × 2 4, 4:5 हमारा आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देख। अगला हमारा क्वेश्चन डीआई का ही सवाल है, और डीआई की डिटेल हम पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंटेज लेस इज स्पेंड ऑन फुटबॉल देन दैट ऑन क्रिकेट। क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल पर कितना प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। चलिए, क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल पर, फुटबॉल कौन सा है, रेड वाला, जो कि कितना है 54%, सॉरी 54 डिग्री, और क्रिकेट पर कितना है, ये सिल्वर वाला, जो कि 81 डिग्री। तो कितना लेस है ये डिग्री में, अगर हम देखें तो हमने ये देखा था कितना आया था, ये 27 आया था आई थिंक, ठीक है। चलिए, 27 डिग्री कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल पर कितना प्रतिशत कम है। तो क्रिकेट की तुलना में, तो क्रिकेट से कंपैरिजन हो रहा है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 27 कहां से आया, इसका और इसका डिफरेंस करने पर आया, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं अब इसको, कितना आ जाएगा, 9 से जाएगा बिल्कुल 3 बार, 9 से जाएगा बिल्कुल 9 बार, ये गया 3 बार, 1/3 का परसेंटेज में अगर वैल्यू देखें तो 33 कंप्लीटेड 1/3% होता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, 18वां सवाल। A certain sum is divided among P and Q and R in manner that for every rupee that P gets, Q gets 75 paise, and for every rupee that Q gets, R gets 50 paise. If R's share in the total sum is 36 rupees, then find the share of P. एक निश्चित राशि को P, Q, R के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि P को प्राप्त होने वाले प्रत्येक रुपए के लिए Q को 75 पैसे मिलते हैं, और Q को प्राप्त होने वाले प्रत्येक रुपए के लिए R को 50 पैसे मिलते हैं। यदि कुल योग में R का हिस्सा 36 रुपए का हो तो P का हिस्सा कितना होगा, ज्ञात कीजिए। चलिए, R को कितने मिल रहे हैं, 36 रुपए मिल रहे हैं। R और Q का कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, देखो, Q को प्राप्त होने वाले प्रत्येक रुपए के लिए R को 50 पैसे मिलते। चलिए, तो R को मिल कितने रहे हैं, 36 मिल रहे हैं। मिल कैसे रहे हैं, जितना भी Q को मिल रहा है, Q को कितना मिल रहा है नहीं पता, मानना Q को Q रुपए ही मिल रहे हैं, तो हर एक रुपए के लिए R को कितना मिलता है, 50 पैसे। तो Q को Q रुपए मिल रहे हैं, तो 50 पैसे मतलब 1/2 हो गया। तो अगर इसका 1/2 से गुणा करूंगा तो R को मिलने वाले आ जाएंगे रुपए, जो कि 36 है प्रश्न के अनुसार। ये इधर आ गया, तो 72 रुपीज आ गए आपको Q को मिलने वाले। लेकिन हमें Q नहीं, हमें P के बारे में पूछा है।
चलिए, तो Q को मिलने वाले 72 है, तो Q और P में रिलेशन क्या बता रखा है, P को प्राप्त होने वाले प्रत्येक रुपए के लिए Q को 75 पैसे मिलेंगे। 75 पैसे मतलब रुपए में 3/4 हम कह सकते हैं, 3/4 रुपए। तो इसका मतलब P को कितना मिल रहा है वही तो निकालना है, तो माना P को P ही मिल रहा है, तो P को रुपए मिल रहे हैं P, तो हर एक रुपए के लिए Q को मिलेगा 75 पैसा, मतलब इसका 3/4, तो इसका 3/4 कर लूं तो Q को मिलने वाले रुपए आ जाएंगे जो कि कितने हैं, 72 है। बस हमारा P का आंसर आ गया। 3 इसको काट देगा, बिल्कुल काट देगा, ये चला जाएगा कितनी बार, ये हो गया आपके 24 बार। 24, P निकालना है तो 24 का 4 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 96। तो इसका मतलब P को मिलने वाले रुपए आ गए 96, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का सवाल है, देखिएगा। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यही चिन्ह है। जैसा कि हमें पता है इन सब में सबसे पहले डिवीजन होगा, तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो 6/6 जो कि 1 दे देगा। फिर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कुछ भी कर सकते हैं। चलिए 6/6 1 हो गया, ये तो 9 का 1 से गुणा 9, चलिए ठीक है, प्लस 6 माइनस 9 का 6 से गुणा करेंगे क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन ही करना है, 54, और 9 का 6 से गुणा करेंगे, ये भी 54। अब मैं देख सकता हूं ये 54 प्लस का है, ये 54 माइनस का है, जुड़ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर मैं देख सकता हूं ये 6 प्लस का है, ये 6 माइनस का है, जुड़ जाएगा, 0 हो जाएगा। एट लास्ट बचा 9, वही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, चौथा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या आएगा। एवरेज का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है एवरेज का सवाल देख। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 + 5 + 5 अप टू 200 टाइम्स एंड 8 + 8 + 8 अप टू 100 टाइम्स। इनका औसत बताना, आपको बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा 5 + 5 + 5 ऐसे 200 बार आ रहा है, तो एक बार देखा जाए तो 5 को 200 बार लिखकर जोड़ा जा रहा है, तो हमें पता है एवरेज बताना है। तो पहले तो इसका टोटल क्या होगा वो देखो, क्योंकि एवरेज होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इनका टोटल निकालो, 5 को 200 बार लिखकर जोड़ना ही तो है, तो 5 × 200 कर लो तो भी वही बात है। तो टोटल तो हो गया 5 × 200 मतलब कितना, 1000। ठीक है, फिर ये जो 8 + 8 + 8 अप टू 100 है, तो इसका भी तो टोटल देखना पड़ेगा। तो इसका टोटल मतलब 8 को 100 बार लिखकर ही तो जोड़ा है, तो 8 × 100 कर लो तो भी वही बात है, तो ये टोटल आ गई 800। तो कुल मिलाकर राशियों का योग हो गया 1000 + 800 कितना, 1800। हमें निकालना है एवरेज, जो कि होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग तो 1800 हो गया, संख्या कितनी है, तो ये 5 कितनी बार है, ये 200 बार है, और ये 8 कितनी बार है, 100 बार है। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 200 और 100 300। ये लीजिए 300। आपका आंसर आ गया डबल से डबल, ये गया 6 बार, तो आंसर होगा 6, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। If the SCF of two numbers is 6 and their LCM is 120, one such pair of the number is। यदि दो संख्याओं का SCF 6 है और LCM 120 है, तो ऐसी एक संख्या का युग्म कौन सा है। चलिए हमें पता है कि दो संख्याओं का LCM और SCF का अगर गुणा कर लें तो वो गुणा उनके संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के ही बराबर होता है। 62 72 720, तो देख लो कहां पर गुणा करने पर 720 आ रहा है। चलिए 12 चौक 48, ये तो नहीं होगा। 12 का 6 से करें तो ये ठीक है, हो रहा है, चलिए ठीक है। यहां पर करें अगर तो ये हो गया 8 चौक 32 और 40, ये भी 320 हो रहा है। चलिए ठीक है, तो फिर इससे आंसर नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ऑप्शन से कर लेते हैं। मतलब एक तरीका तो होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन ही उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। उससे चेक करने बैठे तो 120 और ये 720 आ रहा है गुणा करने पर, ठीक है।
तो हम देखें तो यहां से भी 720 मिल रहा है आपको, यहां से अगर देखें तो ये भी 720 मिल रहा है, और यहां से अगर देखें तो ये भी 720 मिल रहा है। तो ठीक है, पर एक ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। अब दूसरा तरीका अपनाते हैं, जब इससे नहीं निकल रहा आंसर तो अब जैसा कि आपको पता है कि जो इनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा आपको 6, तो 6 बड़े से बड़ा नंबर होगा जो कि क्या करेगा, इन संख्याओं को विभाजित करेगा। यही बात है, ठीक है। तो अगर 6 विभाजित करेगा दी गई संख्याओं को, तो ये 6 से जाएगा, ये 6 से जाएगा, ये 6 से जाएगा, ये 6 से जाएगा, लेकिन 40 6 से नहीं जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारा और खत्म हो गया। अब आएगा आपके एलसीएम से। एलसीएम अगर मैं देखूं तो 120 है, तो एलसीएम अगर 120 देखना है, 120 आपको देखना है, तो अगर इनका एलसीएम देखें 12 और 60 का, तो 12 और 60 का एलसीएम तो 60 ही आता है। तो फिर ऑप्शन कौन सा बच रहा है, एक ही, और वो ऑप्शन है आपका पहला। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या कह रहा है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। इन क्लास देयर आर अ टोटल ऑफ 60 बॉयज एंड गर्ल्स, which of the following cannot represent the ratio of the number of boys and girls in the class? कक्षा में कुल 60 लड़के और लड़कियां हैं, इनमें से कौन सा कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? बिल्कुल बता सकते हैं। टोटल कितना है, 60 है, तो बस अनुपातों का टोटल भी नीचे लिखना है, और नीचे लिखने पर वो 60 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो होगा, और जो विभाजित नहीं करेगा वो नहीं होगा, क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या डेसिमल में, पॉइंट में, दशमलव में नहीं आ सकती। इसलिए 2 और 3 5 होता है, 60/5 करूं हो जाएगा बिल्कुल, तो ये नहीं है, क्योंकि हमें कौन कह रहा है, कौन नहीं कर सकता। 1 और 6 7 होगा, तो 60/7 करूं तो पॉइंट में आएगा, तो ऑप्शन होगा सी। बाकी 1/3 करूं 4 होगा, 1 और 3 टोटल हो गया 4, 60/4 पूरा पूरा जा रहा है। 3 और 7 करूं 10 होगा, तो 60/10 पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन 1 और 6 7/7 करने पर डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, तो लड़के या लड़कियों की संख्या डेसिमल पॉइंट में नहीं हो सकती। तो 1 और 6 जो रेशियो है वो नहीं हो सकता लड़के और लड़कियों का। अगला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ सम बोरोड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 10 years, व्हेन विल इट बिकम्स 4-fold ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? चक्रवृद्धि ब्याज के तहत उधार ली गई राशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह समान ब्याज की दर पर कब स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? जैसा कि आपको पता है, इस तरह का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है, और इस तरह का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है। सिंपल इंटरेस्ट में करने का अलग तरीका है और कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग। 10 साल में क्या कह रहा है, 2 गुना हो जाता है, तो कितना पूछ रहा है, 4 गुना। तो हमें पता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका, जो दे रखा है उसी से उसका गुणा करते जाइए उस समय तक जब तक जो पूछा है वो ना निकल जाए। तो 2 का 2 से ही गुणा किया, 4 आया, 4 गुना ही पूछा था, तो बस इधर जो समय है उसका पहाड़ा लिखना है। तो 10 की टेबल स्टार्ट की और हाथों हाथ आंसर ही मिल गया। 4 गुना पूछा था, आ गया 20 साल हमारा आंसर होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा 24, जो कि डीआई का सवाल है। डीआई की इंफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा। व्हाट % ऑफ द टोटल स्पेंडिंग इन स्पेंड ऑन अदर्स? कुल खर्च का कितना प्रतिशत अन्य पर खर्च किया जाता है? अन्य कौन सा है आपका? अन्य है आपका ये येलो वाला 162 डिग्री। कुल खर्च कितना है ये 360 डिग्री। तो कुल मिलाकर यही बताना है 162 डिग्री जो है 360 डिग्री का परसेंटेज में कितना है। आप रुपए निकालो करो फिर भी यही आंसर आएगा। हमें प्रतिशत पूछा इसलिए हम सीधा सीधा जो वैल्यूज है इनकी वहीं से देख लेते हैं। कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर 6 से करें तो 6 से ये गया 6 बार, और 6 से इसको कर लें तो 6 से ये गया 2 बार 12, फिर ये 6 से चला जाएगा 7 बार, फिर ये 3 से गया 2 बार, और ये 3 से गया कितना 9 बार, 2 से ये गया 5 बार, 9 का 5 से 45 होगा, 45%। सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा अंतिम सवाल। यदि 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 50:25 के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? If the surface area of 2 spheres in the ratio of 49:25, then the ratio of their volumes will be. अब देखिए
49 और 25 का अनुपात है किसका? क्षेत्रफलों का। किन का? गोलों के क्षेत्रफलों का। और गोले का क्षेत्रफल आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये R1 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गया, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट होगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात आ गया हमारे पास 7 और 5 का। पर हमें तो ये नहीं, हमें तो इनके आयतनों का अनुपात चाहिए। आयतन क्या होता है किसी भी गोले का, स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। R1 है तो R1 लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, R2 है तो R2 लिखेंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R1 क्यूब और R2 क्यूब हमारा आंसर होगा। तो 7 का क्यूब कर लेंगे 343, 5 का क्यूब कर लेंगे 125, तो आंसर होगा 343 जो कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये हमने एक और पेपर कंप्लीट किया। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। Please like,